Hello, friends. Welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So, students, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. कल के हमने टॉपिक में अबाउट रेस्पिरेशन पढ़ा और हमने उसकी टाइप्स पढ़ी. और टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें, टाइप्स में हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन भी पढ़ा और हमने सेलुलर रेस्पिरेशन भी पढ़ा. अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ा. एरोबिक की बात करें, ये टेक प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एरोबिक एंड एनारोबिक. तो जो आज का हमारा, और हमने वन मोर थिंग बता दो, और क्या पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन सम एनिमल्स. तो प्लांट्स में अगर हम पढ़ें तो हमने पढ़ा था स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड ऑल्सो रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हमने पढ़ा फिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, गिल्स हैं. अगर इंसेक्ट की बात की जाए, स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकीज आर प्रेजेंट देयर. और हमने यही पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें लंग्स फंक्शन करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे इन लेक्चर. तो आज के हमारे टॉपिक में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ईजिली, बहुत ईजी पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. चलें स्टार्ट करते हैं. सो फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग का थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है, आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ब्रीदिंग है इज़ अ प्रोसेस, वो भी प्रोसेस है, लेकिन वो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का. ठीक है, किसका पार्ट है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग होगी देन फर्दर रेस्पिरेशन प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है. ठीक है. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट बिफोर गोइंग टू थ्रू दिस. जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, उसमें क्या ऑक्सीजन की नीड होती है, इट इज़ अ सेलुलर रेस्पिरेशन. और जो ऑक्सीजन मतलब इसमें जो नीड होती है, इसमें क्या होता है, आपने कल मैंने आपको बताया था, इसमें 36 ATP मतलब रिलीज होते हैं. और इसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी के लिए होता है, और वो एनर्जी क्या होती है, ATP. लेकिन ये जो फूड का ब्रेकडाउन होना एनर्जी में, ये इंक्लूड करता है 4 स्टेप में होता है. ठीक है, ये 4 स्टेप जो हैं, वो मैं आपको नाम बताती हूँ 4 स्टेप के क्या क्या है. एक है ग्लाइकोलिसिस, ये आपको याद रखना है. ये आप पूछते भी हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस है. ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस है. दूसरा हमारा है क्रेब्स साइकिल. ठीक है, क्रेब्स साइकिल है. तीसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन. और चौथा है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और आपको एक और चीज़ वहाँ पे पूछी जाती है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ, ये पार्ट कहाँ फंक्शन, मतलब कहाँ ये प्रोसेस होता है. तो ये कहाँ टेक प्लेस होता है, साइटोप्लाज्म में. जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. आई थिंक आप ये साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख दीजिए कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का और सेलुलर रेस्पिरेशन का. और जो फर्दर हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें भी यही प्रोसेस है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, बोथ में ग्लाइकोलिसिस जो है फर्स्ट स्टेप है. और आपको और ये चीज़ याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ टेक प्लेस होता है, साइटोप्लाज्म में. और क्रेब्स साइकिल जो होता है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, माइटोकॉन्ड्रियम. बचे दो, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, वो कहाँ टेक प्लेस होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. तो फिर जो हमारा लास्ट था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये कहाँ टेक प्लेस होता है, अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह. अगर ये लाइनिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन है, रुके मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ये इस तरह होता है, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर वाली साइड, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है. इसके अंदर ये कुछ ना जैसे मैच स्टिक होती है, माचिस की स्टिक जैसे, इसी तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
F0 एंड F1 पार्टिकल्स, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस होता है। सो इन शॉर्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन एंड चौथा क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ टेक प्लेस होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? F0 एंड F1 पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ रीड द टॉपिक ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गिव आउट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, ये तो क्लियर है। दैट ऑकर इन एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन बताऊंगी कहाँ प्रेजेंट होता है एल्वेलाई, ठीक है। बाय पैसिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो क्या होता है यहाँ पे? डिफ्यूजन ऑफ गैस। हमने कल रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है? 12 to 20 पर मिनट है इन अडल्ट। तो इन अगर इन्फेंट्स की बात करें 30 to 50 पर मिनट। नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? यूपनिया कहते हैं। देयर आर 2 phases, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इनहेलेशन और एक्सलेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है? टेक इन होता है ऑक्सीजन का, और एक्सलेशन में गिव आउट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द सिंपल थिंग अबाउट ब्रीदिंग। तो ये आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड, क्योंकि कल भी हमने ये पढ़ाया था, तो आज ये एक हिसाब से रिविजन ही हो रहा है। न्यू टर्म्स आपने सीखने को इधर यूपनिया एंड अबाउट इन्फेंट्स ब्रीदिंग ऑल दैट। सो नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, ठीक है। मेनली फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? रेस्पिरेटरी का फंक्शन ये है कि जो ऑक्सीजन को मूव करना, कहाँ? सेल टू सेल। कहाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स हम पढ़ेंगे उनका फंक्शन क्या होता है? कि ऑक्सीजन को सेल टू सेल पहुंचाना, ठीक है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन? कि ऑक्सीजन को सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ से क्या निकालना? रिमूव क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना। दैन दिस इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपको मैंने कल बता दिया था। तो नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। नेजल कैविटी यानी कि नोज में जो कैविटी उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। फायरिंग्स, इट इज जस्ट बिलो द आफ्टरवर्ड द नेजल कैविटी। फायरिंग्स के बाद क्या है? लायरिंग्स, जिसको हम एडम बॉक्स भी कहते हैं। कभी एडम बॉक्स, एडम एप्पल, सॉरी एडम एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिया आता है, ठीक है। ट्रैकिया क्वाइल लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्रैकिया फर्दर डाउनवर्ड जब मूव करते हैं वो डिवाइड हो जाता है तो स्ट्रक्चर में, और ये दोनों जो लाइंस होती है कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर। इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्रोंकस, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर जाता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब ये फर्दर डिवाइड हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकियल्स जो है हमारे, उनके आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं एल्वेलाई। जो पीछे हमने पढ़ा एल्वेलाई, उसको कहते हैं एल्वेलाई क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट आप सोचिए ओवरव्यू दिया जो भी हम आगे पढ़ेंगे। डायफ्राम दैट इज द स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स एंड रिब्स, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन। सो 4 रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ब्रीदिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये एक ही में आप काउंट कर सकते हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है? सिंपल है, टेक इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, सीधे लंग्स में डालना और लंग्स में, इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? जो इट इज़ अ ब्रीदिंग प्रोसेस। एक्सटर्नल जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है वो क्या? ब्रीदिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ बिटवीन एयर। एयर क्या है हमारी? जो हम ऑक्सीजन ला रहे हैं वहाँ से और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होना, ठीक है, इन्वायरमेंट और ब्लड के बीच में, उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या? ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज होना। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ waste product. This is just an overview of the process that take place in the respiratory system. So अब क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पर्पस क्या है? कि गैस का एक्सचेंज होना। किन गैसेस का? ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकला। अब ये क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये मैंने आपको यही बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम। और सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है? फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, फूड बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड नंबर ऑफ एटीपी कितने रिलीज होते हैं?
36। एरोबिक रेस्पिरेशन में नंबर ऑफ एटीपी कितना है? 36। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। फूड की ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद क्या निकलता है? एनर्जी, और नंबर क्या होता है? एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये क्या होता है, कैसे टेक प्लेस होता है? गैस इज डिफ्यूज अक्रॉस अ मॉइस्ट बैरियर बिटवीन द रेस्पिरेटरी, वही एल्वेलाई और जो ब्लड है उनके बीच में ये डिफ्यूजन होता है गैसेस। और क्या क्या गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और क्या बर्न होता है? जो हमारा फूड होता है वो बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑल्सो, एंड 36 नंबर ऑफ एटीपी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 नंबर ऑफ एटीपी रिलीज। अगर हम एनारोबिक की बात करेंगे, वो कितने प्रोड्यूस करता है? 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये आपको ये भी याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी रिलीज होते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी रिलीज होते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज देयर, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पहले बता, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मतलब एक फूड को एनर्जी में चेंज होने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, और वो कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप है। अब मैं उन 4 स्टेप्स के आपको नाम बताती हूँ। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या है? जो किस कहाँ पे टेक प्लेस होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल कहाँ टेक प्लेस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब दूसरा स्टेप है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ टेक प्लेस होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चौथा है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो कहाँ होता है? F0 एंड F1 पार्टिकल। अब मैं आपको डायग्राम बना कर देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह होता है, उसके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसके इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या टेक प्लेस होता है? क्रेब साइकिल, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या टेक प्लेस होता है? क्रेब साइकिल फॉर्म, मतलब वहाँ पे क्रेब साइकिल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो इनर मेम्ब्रेन, जो हमारा मतलब इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्ट्रक्चर क्या होती है? ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिस्टर्ने, इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैच स्टिक की तरह ना, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनको बोलते हैं F0 एंड F1 पार्टिकल। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इन शॉर्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में होता है: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो कॉमन चीज़ है एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस में, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, वो ये है कि इनका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, वो दोनों में कॉमन है। और वो कहाँ टेक प्लेस होता है? साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक का भी क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, सो दीज आर द पार्ट। ये ऊपर नीचे थोड़े लिख दिए मैंने पार्ट, तो मैं बता देती हूँ। दीज आर जो ऊपर नीचे से कंफ्यूज मत हो जाए मैम ने क्या लिख दिया, पर यही सब पार्ट हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फायरिंग्स, नोज, लायरिंग्स, ट्रेकिया, माउथ, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, इपिग्लॉटिस, ये मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज इपिग्लॉटिस, ब्रोंकस, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल, डायफ्राम, कैपिलरीज, एज ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, सब कुछ बताऊंगी जो जो आपको न्यू लग रहा होगा। जैसे आपको लग रहा होगा यहाँ पे इपिग्लॉटिस न्यू लग रहा होगा, डायफ्राम भी वहाँ पे हमने देखा, एज ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। बाकी एपिग्लॉटिस क्या है? एक फ्लैप है, ठीक है। क्या है? किसका बना हुआ है? कार्टिलेजियस मसल्स होते हैं, वैसे इसको कार्टिलेजियस फ्लैप है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे विंड पाइप की जो होता है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये जो मतलब एक ढक्कन की तरह होता है, ये हमारे विंड पाइप के ऊपर ये फ्लैप आ जाता है। और फूड, क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप साथ साथ में है, जब हम खाना खाते हैं तो ये कवर, ये जो इपिग्लॉटिस है ये कवर कर देता है विंड पाइप को, और खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। तो इन शॉर्ट इपिग्लॉटिस क्या है? एक कार्टिलेजियस फ्लैप है जो क्या करता है? फूड की एंट्री जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। फूड की एंट्री जो है वो प्रिवेंट करता है इनटू द लायरिंग्स में। तो लायरिंग्स क्या है? मतलब जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड, ठीक है। और वन मोर थिंग इज देयर, एक और आप वर्ड कहीं पढ़ेंगे, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस भी फ्लैप ही है, जस्ट इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है?
इपिग्लॉटिस है, ठीक है। इपिग्लॉटिस क्या करता है, ओपनिंग है, आप ये कह सकते हैं ग्लॉटिस जस्ट ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। इपिग्लॉटिस क्या, ग्लॉटिस कह लीजिए ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, और इपिग्लॉटिस क्या एक फ्लैप है, क्या है, फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इनटू द लायरेंक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, लंग्स है, उसके बाहर ये आउटर एक मेम्ब्रेन है बोथ लंग्स के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स, और लंग्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, दैट इज सराउंड द और अराउंड द लंग्स, उसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, पता नहीं केएस में या जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लंग्स के अराउंड में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इपिग्लॉटिस का भी पूछा गया है, क्या है, ये कार्टिलेजियस फ्लैप है, कार्टिलेजियस फ्लैप है जो क्या प्रिवेंट करता है, फूड की एंट्री प्रिवेंट करता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को क्या कहते हैं, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ये याद रखना, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, कि ग्लॉटिस के ऊपर ही ये फ्लैप होता है, क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर ही फ्लैप होता है, उसको हम बोलते हैं इपिग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लायरेंक्स, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम का क्या क्या मतलब फंक्शन है, जो नोज़ और माउथ, ये मतलब बहुत इजी मैंने बनाया हुआ है कि एक हिसाब से आपको रिवीजन भी होता जाए, क्योंकि रिपीट होते जाएंगे कुछ कुछ वर्ड्स, जिससे आपको ये याद हो जाएगा टॉपिक ना। नोज़ और माउथ का क्या फंक्शन है, ब्रिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर है आप लोगों को, मुझे लगता है इसको इतना डिटेल जाने की जरूरत है। वाई डू यू हैव नोज़ हेयर, तो नोज़ हेयर क्या है, एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो इनकमिंग एयर होती है ना वो साफ़ नहीं होती, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, वो भी हवा जब हम सांस लें वो भी अंदर जाते हैं। लेकिन जो नाक के अंदर हेयर्स या बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो डस्ट को रोक लेते हैं और क्लीन एयर को अंदर जाने देते हैं, ठीक है। फिर वो मूव करती है फायरिंग्स में, फायरिंग्स का एक पैसेज, एक पार्ट है जो एयर मतलब ऑक्सीजन को एक रास्ता दिखाता है कि तुम्हें विंड पाइप में और ट्रैकिया में ही जाना है। तो लायरेंक्स क्या है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द फायरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे क्या है, लायरेंक्स, जिसको हम एडम एप्पल भी कहते हैं, ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबल है साउंड के लिए और वॉइस बॉक्स के लिए, दैट इज लायरेंक्स, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, ठीक है, और मैंने आपको बताया ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। अब एयर इज क्लीन बाय द म्यूकस एंड द सीलिया टाइनी हेयर से वो क्लीन है, और एयर का म्यूकस दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर नोज, वहाँ पे भी ये क्लीन हो जाती है, एंड टाइनी हेयर जो हमारे सीलिया जिनको कह रहे हैं उनसे भी ये क्लीन होकर देन मूव इन टू द लंग्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, ब्रोंकस क्या है, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया ब्रोंकस क्या है, मैं इसको इतना डिटेल में ऊपर ऊपर से ऐसे मैं बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है बस स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा ट्रैकिया दैट इज़ विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप को मैंने आपको पढ़ा है वो डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, ठीक है, और कहाँ जाती है, लंग्स के बीच में, यही जो स्लाइड में लिखा वही ये बता रही हूँ, ठीक है, लंग्स में जाती है। ये जो डिवाइड हो रही है ना, इसको हम ब्रोंकस बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकस है। अब ये ब्रोंकस है लंग्स के अंदर जाने के बाद फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो, जब ये डिवाइड हो जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन ब्रोंक्यूल्स के आगे ना टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, और एल्वोलाई सैक बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो क्या है, एल्वोलाई क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, और जो सराउंड की जाती है कैपिलरीज, कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, और वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैशियस एक्सचेंज कहाँ टेक प्लेस होता है, एल्वोलाई में टेक प्लेस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है आपको ये ब्रोंकियस एल्वोलाई का किस तरह दिखता है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखता है। पैसेज क्या है, वही सेम, नोज, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई। सो जिन ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर कैसे करते हैं, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा गया था तभी ये मैंने ऐड कर दिया क्वेश्चन के जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो किस तरह रेस्पायर करते हैं, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह जाता है, हमने ये पढ़ा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हमने पढ़ा, नेजल कैविटी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है अंदर, कहाँ से जाती है, फायरिंग्स विद ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब क्या होता है, ऑक्सीजन और
ये वाला जो पीछे मैंने आपको बताया पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चली जाती है और ब्लड से फिर फर्दर सेल्स में चली जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ से क्या होता है, एल्वुलाई क्या ले लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेती है और कैसे जाती है, ब्रोंकियस से ब्रोंकियोल जाती है, फिर ओवियोल ब्रोंकस में जाती है, नेजल कैविटी, और इसी तरह ये बाहर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन द ब्लड एंड रिलीज फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। और वेयर डज इट ऑकर, इन द एल्वुलाई। तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आई थिंक देर इज़ नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। तो ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थ्रू आउट समरी कह दीजिए, जो अभी तक हमने पढ़ा वो समरी है अभी तक की। ऑक्सीजन रिच फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हम ऑक्सीजन लेते हैं जो नेजल कैविटी में जाती है, नेजल कैविटी में फायरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, वही ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वुलाई, और एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर फायरिंग्स में जाएगी, फिर नेजल कैविटी में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब ये कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर यहाँ से जो ये प्रोसेस है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की वापसी होती है, रिलीज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, इजी ये टॉपिक, बहुत चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो आई थिंक इट इज़ इजी फॉर टू अंडरस्टैंड। बेसिक भी बताए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में याद करने के लिए, वो भी मैंने आपको बताया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, share the lecture as much as you can, and subscribe our channel for more updates and for more videos. Thank you so much.